अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वफाकी हुकूमत ने आज 14,460 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया है और अगले माली साल के लिए तरक्की का टारगेट 3.5% तजवीज किया गया है। हालांकि रवा माली साल में तरक्की की शरह 2.9% रही थी। इसी तरह हुकूमत ने महंगाई का टारगेट 21% रखा है। हुकूमत ने टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,200 अरब रुपए कर दिया है। बजट में 16 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज दी गई है। नॉन फाइलर्स पर 50,000 रुपए से ऊपर कैश निकालने पर 6% टैक्स लागू होगा। बैरूनी करेंसी में क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए तजवीज 10% तक है। इसके अलावा कम से कम उजरत 32,000 रुपए की तजवीज की गई है। इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज की गई है। बरामदात के लिए 30 अरब और तरसीलात ज़र के लिए 33 अरब डॉलर्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। क्या हुकूमत इन टारगेट्स को पूरा कर पाएगी? क्या IMF इस बजट से मुतमईन होगा और क्या नवा रिव्यू हो जाएगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वजीर खजाना इसहाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, सबसे अहम सवाल जो कि सबके जहनों में है कि ये बजट वही है जो आपने IMF के साथ शेयर किया है, क्योंकि आपने IMF से शेयर कर लिया था, उसके बावजूद IMF का स्टेटमेंट आया 3 कंडीशंस का, जिसमें बजट भी शामिल था। वो देखना चाहते थे, आप पेश भी वही कर रहे हैं जो नंबर्स उन्हें दिखाएं, तो ये वही है जो नंबर्स उन्हें दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहजेब साहब, ये पिछली इतवार को हमारी जो कम्युनिकेशन हुई प्राइम मिनिस्टर की और MD IMF की, मेरी आइडियल तो जो उनको सजेशन थी कि आप 9वां रिव्यू जो है, जो बहुत ओवरड्यू हो चुका है, उसको करें और उसके बाद आप 10वां रिव्यू फौरी करें। मैं आपको बजट के नंबर्स वगैरह मैं शेयर कर लूँगा। मैंने शेयर नहीं किए थे भाई जी उस वक्त तक। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस MD IMF की इस नोट पर कि आप यानी अगर हमसे बजट के नंबर और जो उनकी फॉरेस्ट पॉलिसी के हवाले से जो कोई डिस्कशन वो करना चाहते हैं मज़ीद, वो अगर हो जाए तो 9वां रिव्यू जून में हो जाएगा। तो जाहिर है कि फिर चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे इन प्रिंसिपल ये तय कर लिया कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को फिर कहता हूँ कि आपको दे दें नंबर ऑन दैट कंडीशन के 9वां रिव्यू जून में होगा। तो फिर मुझे उन्होंने इतला दी और मैंने अगले ही दिन यानी इतवार को अपने कॉलीग्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के हमारा काफ़ी हद तक एडवांस तैयारी थी, तो वो हमने उनको नंबर्स भेज दिए। तो आपका जो सवाल है कि क्या वो नंबर्स वही हैं जो आप फाइनली रोल आउट हुए हैं, ये नंबर्स उससे ज़रा बेहतर हैं। मैंने जो पिछले उन नंबर्स भेजने के बाद जो मज़ीद अपनी कोशिश की कि मैं जो हमारा ज़ाहिर है कि जो नेट रिज़ल्ट है आपके पूरे बजट का, आपने माशाल्लाह सारे नंबर्स गिनवा दिए, उसका नेट रिज़ल्ट है कि आपका ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। तो पिछले साल वो करीबन 7.9 था। ये साल जो अभी क्लोज होगा ये 7% पे जो है प्रोजेक्ट हुआ है रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से। अगले साल का जो था वो करीबन 6.8 6.9 था। तो हमने जो अपनी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की उसको हम 6.54 पे लेके आए हैं। ज़ाहिर है कि वो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस, अखराजात में कुछ कमी, कुछ थोड़े से रेवेन्यू में एडजस्टमेंट, तो वो हमने की हैं, तो वो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स होंगी फ्रॉम IMF पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात यह है कि जब से उनको वो नंबर्स मिले हैं, उन्होंने हमारे साथ कई राउंड्स ऑफ क्वेरीज कर चुके हैं एक हफ्ते में कि वो जो चीज़ें ब्रेक डाउन, चीज़ें तफसील पूछते रहे, वो हमारी टीम देती रही। और जो FPR के साथ जो उन्होंने कोई अपनी मजीद को डिस्कशन चाहिए वो भी हमने करवा दी। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो टीम है जो लेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, उनसे भी तो मुझे तवक्को है कि अब कोई इस बजट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि इरिडेंट साबित हो। जहाँ तक फॉरेक्स का ताल्लुक है, वो उनकी स्टेट बैंक से जो है वो कंसल्टेशन है और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई सीरियस इशू नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो जो फाइनेंसिंग गैप है वो कैटेगोरिकली मैं समझता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग वो एडजस्टमेंट मांगता था जो इन्होंने अभी तक नहीं की। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली MD IMF को कहा कि जी मुझे बताया गया है कि जो आपके नंबर 6 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप की बात होती है वो बेस करती है 7 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे, जो कि फरवरी में प्रोजेक्ट किया गया था। वो एक्चुअल नंबर जो मिडल ऑफ फरवरी का था प्रोजेक्टेड, वो एंड ऑफ अप्रैल में एक्चुअल नंबर जो है वो 3.3 बिलियन डॉलर है। और जो तवक्को किया जा रहा है कि 30 जून तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4 बिलियन के लगभग होगा।
تو वो तो वैसे ही 3 बिलियन नॉक ऑफ हो जाता है। आप माशाल्लाह समझते हैं कि अगर 7 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे आपकी ये पोजीशन 6 बिलियन की फाइनेंसिंग, आपकी ये पोजीशन पिछले 2-3 माह से है कि जो IMF कह रहा था करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, उससे हम वैसे ही 3 अरब डॉलर कम कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाता है, डिफरेंस खत्म हो जाता है। इसलिए 6 अरब डॉलर का इंसिस्ट गलत कर रहा है IMF, मगर उसके बावजूद IMF इंसिस्ट करता रहा है। उन्होंने जो अभी पिछले दिनों 3 कंडीशन बताई, वजीर आजम ने तुर्की को एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा सारी कंडीशंस पूरी कर दी है, मगर उस पर फिर IMF के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी 3 कंडीशंस हैं, एक बजट, एक 6 अरब डॉलर, एक फॉरेक्स मार्केट। अब जो 6 अरब डॉलर का मसला है वो अभी तक है, तो अब हो गए वो सेटिस्फाइड? ये देखें, मैं अर्ज कर दूं, ये मैं ना मानने वाली बात है कि ये तो देखें नंबर्स आर नंबर्स। अगर आपने एक बेसिस के ऊपर एक कैलकुलेट किया तो वो, लेकिन इसके बावजूद मैंने भी उनको कह दिया था कि अगर आप 6 बिलियन कह रहे हैं, मेरी अपनी भी जो प्लान ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है एक्सटर्नल अकाउंट की, तो हमने देखें हमने $5.5 बिलियन बैंकों को वापस किया, कमर्शियल बैंकों को। ये सॉवरन कंट्री टू कंट्री लोन की बात नहीं हो रही, पिछले 5-6 महीनों में। अब वो पैसे हैं जो आपको वापस मिल जाते हैं, आज नहीं साल से वापस मिलते हैं, या आपकी फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है और आप पे नहीं करते हो, या आप पे करते हैं। मतलब चाइनीज कमर्शियल बैंक से इस तरह काम करते हैं, आप पे करते हैं, वो आपके एक टाइम लैग के साथ 2, 4, 6 हफ्ते, इस दफा तो चंद महीने लगे, वो आपको वापस कर देते हैं। और तीसरा होता है कि आप लेंडर को जो रिप्लेस कर देते हैं, पर नॉर्मली, क्योंकि अदरवाइज तो आपका जो माली साल के शुरू में एक्सटर्नल डेट है वो आपके क्लोजिंग में तो वो यानी वो तो उससे कम होना चाहिए अगर आपने पेमेंट्स करनी है और आपके रिसोर्सेज हैं। तो ये हमने 5.5 बिलियन जो दिया, जब चाइना ने ये देखा कि इन्होंने अपने टेक्निकल सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं और मेरी स्टेटमेंट भी थी, तो उसके बाद उनके चाइनीज कमर्शियल बैंक्स ने हमें वो जो बिजनेस हमसे करना था, जो रुका हुआ था कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बोर्ड हो जाए, जो कि बाकी बैंक में इंतजार अभी तक कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे, तो वो उन्होंने फिर हमारे साथ 2 बिलियन वापस किए। तो बाकी तो ये तो वैसे ही 2 बिलियन जो गैप वो कह रहे हैं वो रेज हो सकते हैं, हो जाएंगे, क्योंकि 2 बिलियन सऊदीया, 1 बिलियन UAE, और जो हमारा वर्ल्ड बैंक का चंद सालों से रुका हुआ था राइज 2 प्रोग्राम, और जिसके ऊपर 4 मेजर जो प्रायर एक्शंस जो होने वाले थे, वो मैंने आने के बाद पिछले चंद महीनों में तमाम प्रायर एक्शन को मुकम्मल किया। और मुकम्मल करने के बाद अभी उन्होंने कंफर्म किया वर्ल्ड बैंक ने IMF को कि जब आपका बोर्ड हो जाएगा तो हमारा ये प्रोग्राम हमने यानी सब कुछ कर दिया है, और वो पॉलिसी लोन 450 मिलियन वो हमें दे देंगे। जब वो देंगे तो उसकी को फाइनेंसिंग AIIB चाइनीज जो बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उनके भी 250 मिलियन है, 700 मिलियन हो गए। हमारी जो जिनेवा प्लेजेस है उस पर कैश प्लेजेस करीबन 350 मिलियन से ज्यादा है, तो 1 बिलियन तो ये हो गया, 4 बिलियन तो हो गए। अब वो कहते हैं 2 बिलियन भी कर लें, मैं कहता हूं वो भी हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती अच्छा ये भी था कि ओरिजिनली आज से यानी फरवरी में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आधा हम बोर्ड मीटिंग से पहले करेंगे, नॉर्मल रिव्यू हो जाएगा, बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, आधा हम बाद में करेंगे। तो आधा की कंफर्मेशन उनको चाहिए थी, वो उनको मिल गई, सऊदीया और UAE की। और आधी जो है तो अभी भी आज भी ये जो टोटल 6 बिलियन है, 6 बिलियन ही रेज होगा। हमारी जो प्लानिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम कंस्ट्रेंट हमारे खिलाफ अब इशू ये है कि अब अगर ये बोर्ड मीटिंग, इस सब में एक बोर्ड मीटिंग शायद और रह जाएगी, 22 दिन बाकी हैं, तो उसमें अब उम्मीद कर रहे हैं या आपको यकीन है कि ये हो जाएगा, या सिर्फ उम्मीद ही है अभी भी कि हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि 25 साल से जो मेरी से ज्यादा डीलिंग है IMF के साथ, मैं समझता हूं कि इतनी डिले नहीं होनी चाहिए थी, और मेरी वो बड़ी रियलिस्टिक प्रपोजल था कि नॉर्मल रिव्यू आप कर लें, सब कुछ हो चुका है। हम 3 बिलियन को आपको कमिटमेंट भी लेके दे चुके हैं, अब तो 4 बिलियन की मिल चुकी है उनको वर्ल्ड बैंक AIIB और जिनेवा प्लेजेस से, वो मानते भी हैं, इसलिए 2 बिलियन की बात करते हैं। लेकिन बोर्ड मीटिंग के बाद अगर ये बोर्ड मीटिंग मार्च तक भी हो जाती तो हमें 3 महीने होते। को देखे, एक अलर्ट से कि आज ये तीसरे हफ्ते में जून में करते हैं, तो फिर तो आपके पास टाइम जो है वो फिर जुलाई में तो हो जाएगा, लेकिन जून में वो जाहिर है कि वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अपना प्रोसेस मुकम्मल करना होता है, उन्होंने अपने बोर्ड्स में जाना होता है, तो वो उन्होंने पॉजिटिव इंडिकेशन दी हुई है। दे आर सिटिंग ऑन द फेंस कि जी कब इनका होता है। अब उनको तो नहीं पता कि अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, SLA क्यों नहीं हो रहा, ये बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हो रही। तो इसलिए हमें काफी नुकसान पहुंचाया हमारी एक्सटर्नल रिसोर्स मोबिलाइजेशन में इस डिले ने, और हमारी मार्केट्स में बुरा असर है। हमारे वन ऑफ द मेजर फैक्टर के हमारा रुपया
अंडर वैल्यूड है। अब मैं नहीं कह रहा, पहले मैं कहता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कुछ लोगों को। अब ब्लूमबर्ग के 19 मई का आपने आर्टिकल पढ़ लिया होगा, पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है। ये इसकी रील जो है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट उनके मुताबिक भी 244 है, जो मैं कहता हूँ इसको, मैं लास्ट ईयर सितंबर में कहता था 200 होना चाहिए, उसमें रीड जो थी 197 थी। मैं को हवा में बात नहीं करता था, मेरी वेस्ट लिस्ट नहीं थी। आज भी इसकी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है 245 है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF की ये गैर अनरीजनेबल डिले और SLA और वर्ल्ड बैंक का नाम कंक्लूड होना, फिर हमारे जो लोकल जो हालात हैं और जो हमारे चैलेंजेस हैं, इस सब ने पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर एक टॉल रखा हुआ है, एक टॉल। मगर डॉक्टर साहब, उसमें मसला ये ना कि ये मैं नहीं कह रहा इंडिपेंडेंट